एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होगा इंडिया में, नीट एमसीसी काउंसलिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है, किन कॉलेजेस की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से होती है और किन कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टेट कोटा के थ्रू होती है। आप काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग कैसे करें, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको किस काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा और प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के लिए आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या इंडिया में एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है? अगर आपका लो नीट स्कोर है तो क्या आपको कोई कॉलेज मिल पाएगा? अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो उसका बजट क्या रहने वाला है? इन छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट बातों का काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग के स्टेप्स क्या होने वाले हैं और जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रसायनिका अलका। माय नेम इज़ अलका यादव। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जो एनएमसी बिल पास हुआ था 2019 में, उसके अकॉर्डिंग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, आयुष में और वर्टनरी साइंसेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ नीट के थ्रू ही एडमिशन हो सकता है। आपको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन लेने का कोई और तरीका नहीं है। नीट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दीज कोर्सेज। अगर आपने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है तो आप दो तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक होती है हमारे पास ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और एक होती है स्टेट काउंसलिंग। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, तो इसके अंडर क्या क्या कॉलेजेस आते हैं, कैसी कैसी सीट्स आती हैं। सबसे पहले जो एम्स है, 100% सीट्स जो है काउंसलिंग, जो एम्स की सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल होती हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स होती हैं, 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है। रिमेनिंग जो होती है गवर्नमेंट सीट्स की वो स्टेट काउंसलिंग की, यानी वो स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है। जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है उनकी 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो भी हमारे पास 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, जिपमर हो गया, ईएसआईसी हो गया, इनकी भी 15%, जिपमर में 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और ईएसआईसी की 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल की जाती है। अगर अब मैं बात करती हूँ स्टेट काउंसलिंग की, तो स्टेट काउंसलिंग में दो तरह के कॉलेजेस के लिए आप ये काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हो, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक प्राइवेट कॉलेजेस। जो गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट थी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चली गई, लेकिन जो 85% हमारे पास रिमेनिंग सीट्स हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी और उसमें जो प्लस एनआरआई सीट्स भी इंक्लूड होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो 100% सीट्स जो होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल हो जाती हैं। तो आगे बात करते हैं। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है, मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। जो हमारे पास 15% ऑल इंडिया सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो एमसीसी के थ्रू होती है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। 100% एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स जो होती है बीएचयू, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके लिए ओपन हो जाती है। एम्स जो होगा उसके लिए भी 100% सीट्स जो ओपन होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है। उसकी काउंसलिंग एमसीसी ही कराती है ऑल ओवर द इंडिया। जिपमर जो है उसमें भी, एएमयू जो है उसमें भी, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, जिपमर हो गई और एएमयू हो गया, इसमें भी जो काउंसलिंग होती है दैट इज थ्रू एमसीसी कराती है और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही इनकी काउंसलिंग होती है। अब मैं बात करती हूँ जामिया ओपन सीट्स जो हैं, दैट इज फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, उसकी जो सीट्स होती हैं दैट इज ऑल्सो बाय एमसीसी के थ्रू ही होती है। मैं बात कर रही हूँ जामिया मालिया यूनिवर्सिटी की। 15% ऑल इंडिया सीट्स जो होती हैं ईएसआईसी की, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसकी 15% सीट जो होती है ऑल इंडिया कोटा की वो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है। और जो हमारी 100% डीम यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा दोनों ही इंक्लूड हो गया, उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही करवाता है। अब बात करते हैं कि स्टेट कोटा काउंसलिंग जो होती है, स्टेट की जो सीट्स होती है वो कराती है स्टेट कोटा काउंसलिंग।
और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं उसकी 15% सीट जो होती है वो एमसीसी कराती है काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के अंडर, और जो रिमेनिंग 85% सीट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो स्टेट कोटा के अंदर उनकी काउंसलिंग होती है। 100% एनआरआई कोटा की जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो स्टेट कोटा ही कराता है। 100% जो एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स होती है प्राइवेट कॉलेजेस की वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। इसमें स्टेट कोटा, एनआरआई कोटा और हमारे पास मैनेजमेंट कोटा तीनों ही इंक्लूड हो गए हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किन कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टेट कोटा में होती है और किन कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है ऑल इंडिया कोटा के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो काउंसलिंग होता है ये किस तरह से होता है, क्या स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग में। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका एक फ्लो चार्ट मैंने शेयर किया है, एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। सबसे पहले जब रिजल्ट आता है और जब काउंसलिंग की डेट डिसाइड होती है तो सबसे पहले जो ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड है वो होता है, क्योंकि कोई भी स्टेट तब तक काउंसलिंग नहीं कर सकता जब तक ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड नहीं हो जाता है। तो ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड पहले होगा, उसके बाद ही किसी स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। हाँ, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कुछ आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने खुद के नीट के जो खुद के काउंसलिंग फॉर्म्स भी निकालते हैं, जैसे केरला हो गया, केरला के कॉलेजेस हो गए, और हमारे पास सीएमसी वेलोर हो गया, आईपीयू हो गया। तो इसके काउंसलिंग के फॉर्म्स सेपरेट निकलते हैं। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग के फॉर्म पहले पब्लिश कर देते हैं बट काउंसलिंग होती बाद में ही है। ऑल इंडिया कोटा के पहले राउंड के बाद ही ये काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट करना है राउंड 1 काउंसलिंग, जो कि एमसीसी की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा के अंदर। उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में। देन वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद आप पार्टिसिपेट करोगे राउंड 2, जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग का सेकेंड राउंड होगा। उसके बाद स्टेट का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, उसके बाद थर्ड राउंड, और सिमिलरली स्टेट भी अपना थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटा के थर्ड के बाद ही स्टार्ट करता है। अगर आपको यहाँ पर सीट नहीं मिली है इन तीनों राउंड्स में, ऑल इंडिया कोटा में भी और स्टेट में भी, तो हमारे पास एक राउंड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रे राउंड। स्ट्रे राउंड में क्या होता है, वो दोनों में ही होता है, ऑल इंडिया कोटा में भी और आपके स्टेट में भी। उसमें क्या होता है कि अगर इन तीनों राउंड्स के बाद कोई सीट बच जाती है तो आप वहां पे काउंसलिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं, उस सीट को अवेल कर सकते हैं। और फिर भी इसके बाद भी अगर कोई सीट बचती है तो उसके लिए होता है स्पेशल स्ट्रे राउंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को नहीं पता होती है और उनको प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ बच्चे जो कि स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको कॉलेज अलॉट हो गया बट वो स्किप कर जाते हैं और वो कॉलेज अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, कोई भी XYZ रीजन हो जाता है, तो आप नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा रूल पिछली बार आया था तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया भी था, जो मेरी नॉलेज में भी आया था कि स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया, वो कॉलेज नहीं लिया और वो इस बार नीट का एग्जाम नहीं दे पाए। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपने राउंड्स वगैरह मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए, अब एडमिशन लेना कैसे है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रखना, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15% सीट्स के लिए ही काउंसलिंग में फाइट कर सकते हैं, और स्टेट होम स्टेट से आप 85% सीट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। एम्स हो गया, जिपमर हो गया, ESIC हो गया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई और NRI कोटा हो गया, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंडर आप इसमें फाइट कर सकते हैं। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ओपन स्टेट के लिए काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हो या क्लोज स्टेट के लिए, क्योंकि क्लोज स्टेट के लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो क्लोज स्टेट में होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है कि कौन कौन से क्लोज स्टेट हैं हमारे और कौन कौन से ओपन स्टेट है। अब जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये अपने पास प्राइवेट, ये ओपन स्टेट्स हैं, तो यहाँ दूसरे स्टेट के बच्चे भी 100% सीट्स के लिए अवेल कर सकते हैं
फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बजट आपका क्या होना चाहिए। अगर आप एक प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने चाह रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बजट को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो 25,000 से लेके 2 लाख पर ईयर आपका बजट रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो अप्रॉक्स 7 लाख से लेके 27 लाख पर ईयर आपका बजट जाएगा। और डीम्ड कॉलेजेस की जो फीस होती है वो थोड़ी सी प्राइवेट कॉलेजेस से ऊपर होती है, 10 लाख से 30 लाख पर ईयर। जैसे कि सिम्बायोसिस आपको पता है 10 लाख पर ईयर जो है चार्ज करता है। अगर आपका नीट में बहुत ही कम स्कोर आया है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो क्या आप कहाँ एडमिशन ले फिर? तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ फीस भी काफ़ी कम होती है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डीम्ड कॉलेजेस हैं जहाँ फीस ज़्यादा है बट लो स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाता है, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में। ध्यान रहे एनआरआई की सिर्फ 15% सीट्स ही आप अवेल कर पाओगे यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ एनआरआई सीट्स के लिए ना डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपके मदर या फादर में किसी के पास एनआरआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कुछ स्टेट ऐसे भी कहती है कि पेरेंटल मैटरनल, अगर आपके पास कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं, आपके अंकल आंटी जिनके पास एनआरआई सर्टिफिकेट है, तो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो इन सीट्स का। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एनआरआई कोटा के लिए अलग अलग कंडीशन है, तो इसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है जहाँ थोड़ी सी नेगोशिएशन और डिस्काउंट की भी आप लोग बात कर सकते हो, चल जाती है ये चीज़ें। अगर आपका लो स्कोर है तो आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ कि कोई बच्चा अगर बिहार का है तो उसके पास बिहार की डोमिसाइल है, और अगर वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है क्योंकि उसका नीट का स्कोर कम था, और वो यूपी के कॉलेजेस के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल अवेल करना चाह रहा है, तो ध्यान रखना इस बात का कि उसका अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसके पास कैटेगरी उसके पास ओबीसी है, तो वो सिर्फ बिहार में ही एप्लीकेबल होगी। यूपी के लिए वो जनरल के लिए फाइट करेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे 2 स्टेट्स हैं हमारे पास जो किसी भी कैटेगरी को अवेल करा सकते हैं अपने स्टेट में, किसी और स्टेट की कैटेगरी को अपने स्टेट में भी अवेल करा सकते हैं। वो 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। अगर किसी दूसरे स्टेट का बच्चा एससी कैटेगरी का है तो वो राजस्थान में एससी के लिए ही फाइट करेगा और वेस्ट बंगाल में भी वो एससी के लिए ही फाइट करेगा। तो आपकी नीट के रिजल्ट के बाद तो आप लोगों का सबका काउंसलिंग का प्लान बन गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो काउंसलिंग की प्लानिंग करते वक्त कुछ छोटी मोटी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो होना चाहिए दैट इज बजट कैलकुलेशन, बजट बहुत जरूरी है। दूसरा, मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग फॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ स्टेट्स अपने पहले काउंसलिंग फॉर्म्स निकाल देते हैं, अगर आपने वो भर दिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग पे जाइए। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा, सिक्योरिटी बजट। काउंसलिंग की जो होती है स्टेट काउंसलिंग की भी सभी स्टेट्स की अलग अलग सिक्योरिटी फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। तो वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक, राजस्थान 5 लाख सिक्योरिटी फीस चार्ज करता है। तो आपको उस बजट का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो। अगर मैं बात करती हूँ चॉइस फिलिंग की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में कि आपकी चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप फीस का बहुत ध्यान रखेंगे, और कुछ कॉलेजेस की बहुत हिडन फीस भी होती है। ऐसा नहीं कि जो ट्यूशन फी है आपने उसको 4.5 से मल्टीप्लाई किया और आपकी वही फीस होने वाली है, नहीं बेटा, बहुत सारी हिडन चार्जेस भी होते हैं। इंटरनेट पर उनका इंफ्रा देखकर आप उन पे बिलीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट की फीस आपको, इंटरनेट की जो फोटोज होती हैं वो आपको गुमराह कर सकती है। तो बहुत अच्छे से रिसर्च करके ही आप ये चीजें, किस कॉलेज में जाना है उसका डिसीजन लीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड भी होता है कुछ स्टेट्स में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि हरियाणा 5 साल का बॉन्ड साइन अप कराता है, लेकिन हरियाणा में भी कुछ ऐसे कॉलेज है जहां 5 साल का बॉन्ड मैंडेटरी नहीं है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। कुछ बच्चे क्या फॉलो करते हैं, कट ऑफ ट्रेंड को फॉलो करते हैं कॉलेज के। तो बेटा ध्यान रखना, कट ऑफ ट्रेंड हमेशा फॉलो नहीं होता है। काफी बार कुछ कॉलेजेस में सीट्स कट ऑफ भी होती है और कुछ एड ऑन भी होती है, तो उसके हिसाब से भी कट ऑफ चेंज होते रहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको हमेशा से ध्यान रखना है अपनी काउंसलिंग के दौरान। तो
बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही आप तक आती रहेंगी। तो बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी वीडियोस आप तक ऐसे ही आती रहेंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और ऐसे ही काउंसलिंग रिलेटेड और चीज़ें जानने के लिए और कॉलेजेस से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून। ऑल द बेस्ट बच्चों।